हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी 134 ब्लॉक 4 यूनिट 13 दैट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जो इकोनॉमिक्स है वो मेन एक स्टडी है जिसमें हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड वेल्थ का, ठीक है। ऑल्सो द IMF की अगर आप बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो ये सारे ठीक है, इवन WTO, ठीक है, ये शेप करती है एक काउंटर कि वर्ल्ड की इकोनॉमिक या फाइनेंस कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, इस चीज़ की और बात करती है। तो ये है इकोनॉमिक्स। अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करोगे, ठीक है, तो ये क्रिएट की गई थी ताकि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को रीबिल्ड कर सकें। तो इनका जो प्राइमरी एम है वो ये है कि वो किस तरीके से एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर सकती है और जो भी कंट्रीज़ को नीड है उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप इनके फंक्शंस वगैरह को देखो तो जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन है, ठीक है, सबसे पहला तो इनका यही फंक्शन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन क्रिएट कराना इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वो प्रमोट करना कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कितनी स्टेबल हो सकती है, ये डील करना कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है, उससे कैसे डील करना है। ऑल्सो कि जो भी कंट्री है जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रही है, ठीक है, उनको इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन लोन्स वगैरह प्लस एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कर सके। अगर आप सिर्फ रोल की बात करते हो तो इकोनॉमिक सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग इनका सबसे पहला रोल है, जिसके अंदर में जिसका आइडिया ये है कि वो क्राइसिस प्रिवेंशन की ओर बात करें या हाईलाइट करें ऐसे एरिया जहाँ जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। दूसरा, लोन्स टू कंट्रीज़ विद फाइनेंशियल क्राइसिस, जो भी कंट्रीज से सॉरी गाइज, थोड़ा गला ख़राब है, ओके। तो 300 बिलियन डॉलर, ठीक है, 300 बिलियन डॉलर लोनेबल फंड इनके पास होता है कि अगर कोई भी कंट्रीज़ को नीड होती है, ठीक है, तो उनको ये प्रोवाइड की जाती है, इनमें से फंड वगैरह प्रोवाइड की जाती है, लोन वगैरह दी जाती है। अब ये पैसे किधर से आते हैं उनके पास? ऑब्वियसली उनके मेंबर कंट्री से जो डिपॉजिट करती है एक सर्टेन अमाउंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है, ताकि किसी को भी नीड हो तो वो उस टाइम पे उसकी हेल्प हो सके। देन कंडीशनल लोन्स या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। तो जब लोन दिया जाता है तो IMF यूजुअली इंसिस्ट करता है सर्टेन क्राइटेरिया लोन जिनको लोन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ वगैरह, ताकि हम इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर सकें, ठीक है। ऑल्सो टेक्निकल असिस्टेंट और इकोनॉमिक ट्रेनिंग ये भी प्रोवाइड करती है कि टेक्निकल अगर किसी को हेल्प चाहिए या इकोनॉमिक ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं वो, ठीक है। अगर आप इसके ऑपरेशंस की बात करते हो IMF या उसके शॉर्टकमिंग ऑपरेशंस की बात करते हो, तो उसका ये है कि सबसे पहला तो जो IMF है, ठीक है, वो कंटिन्यू करती है कि अपने मेंबर स्टेट से जो भी नेशनल करेंसीज है, ठीक है, जिसको एक्सचेंज कर सके बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, सारे वो कर सकते हैं एक्सचेंज वगैरह, ठीक है। दूसरा, ये सुपरवाइज करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की और इन्फ्लुएंस करती है कि उनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रेजेंटली लीगलाइज होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का एनवायरनमेंट रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा, कि ये कंटिन्यू करती रहती है कि ये शॉर्ट और मीडियम टर्म जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी अपने मेंबर नेशंस को वो प्रोवाइड कर सके ताकि BOP जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के रन हो सके, ठीक है। ये तो इनके ऑपरेशंस थे, ठीक है। ऑल्सो अगर हम शॉर्ट कमिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहला जो फंड प्रोवाइड की जाती है शॉर्ट टर्म फाइनेंस पे, ठीक है, उनके मेंबर्स को, ताकि वो BOP इक्विलिब्रियम को टैकल कर सकें, तो वो एडजस्टेबल प्रोग्राम को अडॉप्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे वो फेल हो जाती है कि वो एक स्टेबल एक्सचेंज रेट मेंटेन कर सके, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एडजस्टेबल प्रोग्राम। दूसरा, जो फंड इम्पोज की जाती है पुअर कंट्रीज़ के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, आप बोल सकते हो कि ये सजेस्ट करती है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दो, बोरोइंग कम कर दो, सब्सिडी रेस जो प्राइजेस स्टेट प्राइजेस का है उसको कर दो, प्राइवेटाइजेशन को चूज़ कर लो, एक्सेट्रा, ये सारे, ठीक है। तो अगर ये सारे मेजर्स अडॉप्ट की अगर कोई करे, ठीक है, तो सिर्फ IMF का क्रेडिट फ्लो होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने फॉलो लिखा है, जो भी है कि IMF का क्रेडिट जो पैसा है वो सिर्फ बढ़ेगा, बाकी किसी कंट्री को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिकॉज अगर आपको बचाना है तो सिर्फ ये नहीं है कि एक्सपेंडिचर पूरी तरीके से काट दिया, बोरोइंग, सब्सिडी, प्राइस रेज कर दिया, एकदम से प्राइवेटाइजेशन होल्ड कर लिया, तो इट्स नॉट ईजी फॉर अ कंट्री हु इज़ फेसिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस कि वो अपहोल्ड कर सके अपने आप को, ठीक है। देन जो फंड है वो फेल्ड होती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रेट के रेस्ट्रिक्शन को एलिमिनेट कर सके इम्पोज बाय इट्स मेंबर
जो भी आप बोल सकते हो, जो ग्रोथ ऑफ ट्रेड को हैम्पर करती है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये था आईएमएफ का ओवरऑल कि उसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, उसका शॉर्टकमिंग क्या है। देन हम आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक के ऊपर। तो सबसे पहला वर्ल्ड बैंक का ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक वर्क करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, रीजनल बैंक्स के साथ और नेशनल गवर्नमेंट के साथ, जो डेवलपमेंटल टास्क को कवर करती है, ठीक है। अब इनका वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स होता है, मतलब पॉवर्टी रिडक्शन पे भी काम करते हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंस पे भी काम करते हैं, और जो भी एजुकेशन होता है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर होता है कि वो लोगों को एजुकेट करती है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। काफ़ी सारे जो फेलियर्स है इंटरनेशनल मार्केट में, उस चीज़ पे ये बात करती है, उस इश्यूज़ को वो एड्रेस करती है। ऑल्सो पॉवर्टी को कैसे ख़त्म करना है, इस इश्यूज़ को भी वो उन्होंने एड्रेस किया, ठीक है। वो काफ़ी सारे लाइक आप बोल सकते हो कि ग्रांट्स वगैरह जो होते हैं, जीरो इंटरेस्ट क्रेडिट वगैरह होते हैं, या लो इंटरेस्ट लोन होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे या इन्वेस्टमेंट करना, वो मतलब एडवाइस और ट्रेनिंग के साथ उनको प्रोवाइड करती है जिनको नीड है, ठीक है। लाइक समहाउ सेम विद द IMF, बट डिपेंडिंग ऑन द एरिया वाइज वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। देन इसके अंदर में 5 इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। एक मिनट, मैंने 2 ही इंस्टीट्यूशन क्यों लिखी है जब इनके अंदर में 5 इंस्टीट्यूशन है। वाह, खैर बाकी के जो 3 है देख लेना एक बार टेक्स्ट में अवेलेबल है या नहीं, या गूगल कर लेना, वहाँ से मिल जाएंगे, कोई बिग डील नहीं है, समझ आ जाएगा सबको, ठीक है। तो ये सारे हैं ताकि अलग अलग चीज़ों को लेके, मतलब अलग अलग मुद्दे को लेके अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, ठीक है। अगर आप रोल ऑफ IBRD की बात करते हो तो वर्ल्ड बैंक लोन वगैरह ऑफर करती है, ठीक है, IBRD के थ्रू, जो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ना, वो वाले, ठीक है। वो लोन प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती हैं, ऑल्सो अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो होती है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इनका जो फंक्शन है वो ये है कि फाइनेंशियल ग्रोथ को कैसे प्रमोट कर सके, चाहे वो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हो या लो इनकम कंट्रीज़ में हो। इवन एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं ताकि एक स्टेज का पूरे प्रोजेक्ट का वो मतलब सपोर्ट कर सके फुल्ली, ठीक है। तीसरा, अगर आप डिफरेंसेस देखते हो IMF का और वर्ल्ड बैंक का, सबसे बड़ा तो IMF एक छोटा सा हिस्सा है और इनकी कोई एफिलिएट्स या सब्सिडरीज नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अंदर में 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन IBRD एंड IDA आता है। देन वर्ल्ड बैंक के अंदर में 3 टाइम्स लार्ज है, मतलब आप वर्ल्ड बैंक को देखो तो 3 IMF जोड़ के वर्ल्ड बैंक एक आता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक मेनली आप बोल सकते हो एक डेवलपमेंट फंक्शन को देखती है, जो रिड्यूस करने पे बात करती है कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करना है, या कैसे प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ करना है डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में। वहीं पे IMF मॉनिटर करती है करेंसीज वगैरह को एंड एफर्ट्स डालती है कि वो कैसे इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकें, ठीक है। समझ आ गया IMF और उसका, IMF छोटा है, वर्ल्ड बैंक बड़ा है, ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक ऑपरेशंस की अगर आप बात करो तो सबसे पहला तो ये एनकरेज करती है कि जो भी पुअर कंट्रीज़ है, ठीक है, वो डेवलप्ड कर सके। और डेवलप्ड कैसे करेंगे, ऑब्वियसली उनको टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, उनको फंडिंग वगैरह देते हैं उनके प्रोजेक्ट या पॉलिसीज़ के लिए, ताकि उसको सक्सेसफुल बना सके, एनकरेज कर सके। दूसरी चीज़ है पर्टिकुलर अटेंशन जो भी प्रोजेक्ट को लेके वो देती है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट को लेके ज़रूरत है, ठीक है, तो उनको पर्टिकुलर अटेंशन दिया जाता है ताकि वो डायरेक्टली बेनिफिट कर सके पोरस कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। लाइक एग्रीकल्चर के लिए भी देती है, रूरल डेवलपमेंट जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होती है ना, या अर्बन डेवलपमेंट होती है, उन सभी में वो हेल्प करती है या असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। देन जो बैंक है वो पुअर कंट्रीज़ को हेल्प करती है ताकि वो और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके, उनको बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है वो उनका एक्सेस उनको मिल सके, लाइक सेफ वाटर मिल सके, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ऑल्सो जो डिसीजन है वेदर एक प्रोजेक्ट कितना मतलब रिसीव करेगा, वो IBRD के अंदर जाएगा या IDA जाएगा। मतलब जो IBRD और IDA बनी है ना, तो वो इस बेसिस पे बनी है कि किसके थ्रू, मतलब कौन से प्रोजेक्ट को कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए उसके बेस पे। तो ये डिसाइड होता है, ये डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को एक फंडिंग चाहिए तो वो किसके थ्रू जाएगा, IBRD के थ्रू और IDA के फाइनेंशिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, ये कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है।
हम आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन आपने पढ़ा भी है प्रीवियस चैप्टर में कि इट्स अबाउट द प्रोसेस जहाँ पे हम इंक्रीजिंगली फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़ की बात करते हैं, लोग की बात करते हैं, वो लोग भी अच्छे से मतलब माइग्रेट करके इधर जिधर वो जाना चाहते हैं ईजिली गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो सके, कैपिटल हो सके, इकोनॉमिक्स या जो भी सोसाइटीज़ वगैरह वो कनेक्टेड हो सके एक दूसरे से। ऑल्सो जो भी होता है कि लाइक आप बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड पे इम्पोज होना सारे कंट्रीज़ या इंस्टीट्यूशन के थ्रू, लाइक IMF आप बोल सकते हो, वर्ल्ड बैंक देख सकते हो, ये मॉनिटर करती है और कनेक्ट करती है पूरे वर्ल्ड को कि कैसे मतलब एक तरीके से वर्ल्ड को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, वही अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, WTO, ठीक है, तो ये आया था 1995 में, और ये ना सक्सेसर है GATT का, जो GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो एस्टेब्लिश हुई थी ना 1947 में, उसका सक्सेसर है। उसके बाद ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। ठीक है, देन ये बनी थी 164 मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू, जो डील करती है जो भी रूल्स होती है ना ट्रेड का, मतलब बिटवीन द नेशन ट्रेड को लेके जो भी रूल्स है उससे डील करती है। देन ये इंश्योर करती है जो ट्रेड फ्लो है ना वो स्मूथली हो सके, जितना स्मूथली पॉसिबल है उतना स्मूथली वो हो सके। ऑल्सो अगर आप वर्किंग की बात करते हो WTO की, तो सबसे पहला तो डिसीजन जो बनाई जाती है, ठीक है, जो भी डिसीजन होती है वो कंसेंसस के थ्रू होती है, मतलब मेजॉरिटी वोट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जितना मेजॉरिटी वोट होगा देन उसके अकॉर्डिंग उसके पक्ष में डिसीजंस वगैरह ली जाती है। देन बहुत सारे वर्किंग ग्रुप्स या कमिटीज़ वगैरह इसके अंदर में होती है, लाइक गुड्स काउंसिल होती है, सर्विस काउंसिल होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है, जो भी काउंसिल जो रिपोर्ट करती है जनरल काउंसिल को, फिर उसके थ्रू डिसीजन वगैरह ली जाती है। तीसरा, ये रिजॉल्व करती है ट्रेड डिस्प्यूट्स को, अगर किसी के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट्स हो जाता है तो वो नेगोशिएशन के थ्रू ये डील करती है। ठीक है, ऑल्सो जो भी रेगुलेशंस होती है जो फैसिलिटेट करती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को, ठीक है, लाइक कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वगैरह, तो वो अलग अलग मतलब जो भी रेगुलेशंस वगैरह होती है ना उससे ये मतलब इस तरीके से बनाई जाती है कि फॉरेन इन्वेस्टर वो मेंटेन कर सके, ठीक है, ओवर द लोकल कंपटीशन, मतलब एक एज बन के रह सके, एक एज बना सके वहाँ पे। ठीक है, देन ये फोकस करती है कि किस तरीके से जो ट्रेड होता है एग्रीकल्चर में या सर्विसेज में उसको इम्प्रूव कर सके, एक्सपैंड कर सके, कि जो भी मतलब लाइक आप बोल सकते हो कि इमर्जिंग जो मार्केट्स वगैरह है उससे एक्सपैंड कर सके। ठीक है, कंट्रीज़ वगैरह जो 4 WTO आप बोल सकते हो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था दोहा में, ठीक है, या कटार में इन नवंबर 2001, तो इस चीज़ पे भी वो बात करते हैं कि किस मतलब ये इसलिए लाई गई थी कि हम इस चीज़ पे बात कर सकें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके एक्सपेंशन की बात करते हैं कि कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं मार्केट को, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन पे। अब इसका पर्पस है पीस प्रमोट करना और एक यूनिफाइड इकोनॉमी या मॉनेटरी सिस्टम को क्रिएट करना या एस्टेब्लिश करना। ठीक है, अब ये इंक्लूजन वगैरह भी प्रमोट करती है और डिस्क्रिमिनेशन को भी ब्रेक डाउन करती है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म करना है, और जो बॉर्डर बैरियर्स है उसको कैसे ख़त्म करना है, कैसे टेक्नोलॉजिकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट ला सकते हैं ओवरऑल वर्ल्ड में, या एक चैम्पियन की तरह माना जाता है जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करती है, या ये प्रमोट करने की बात करते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट को कैसे कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं या सोशल प्रोग्रेस ला सकते हैं। ठीक है, अब ये एक कोलिएशन है जो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ इसके अंदर में आती है और ये 1993 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इनके 3 प्रॉन्ग है, अगर आप देखो मतलब 3 पार्ट है, 3 गवर्निंग सिस्टम है आप बोल सकते हैं, एक काउंसिल, एक पार्लियामेंट और एक कमीशन, और ये तीनों मिलके ओवरऑल फंक्शनिंग को देखते हैं कि कैसे फंक्शन करना है। ठीक है, हालांकि इसके अंदर 27 मेंबर्स है, 27 यूरोपियन कंट्रीज़ मेंबर है, अदर कंट्रीज़ नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन वर्सेस यूरोजोन का अगर आप देखते हो टेक्स्ट में दिया हुआ है वैसे तो कि EU जो है, ठीक है, वो सेम नहीं है यूरोजोन की तरह, मतलब यूरोपियन यूनियन एंड यूरोजोन इज़ नॉट द सेम। यूरोजोन क्रिएट हुई थी 2005 में और एक सिंपली एक कलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर्स है, जो लाइक आप बोल सकते हो ना जो भी कंट्रीज़ है जो यूरो को एज अ करेंसी यूज़ करते हैं, ठीक है, उनका करेंसी यूरो है, उनको वो यूरोजोन के अंदर में मानते हैं। तो ये कहीं के भी हो सकते हैं, कोई भी कंट्री जो यूरो यूज़ कर रहा है वो आएगा। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा इस वे में अलग है। ठीक है, अगर आप इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करते हो तो इसके अंदर 3 मेन बॉडीज़ है, अभी हमने देखा EU के अंदर में द काउंसिल, द पार्लियामेंट एंड द कमीशन। तो जो काउंसिल है वो क्रिएट करती है एंड
प्रपोज करती है नई पॉलिसीज़ का, लाइक आप बोल सकते हो जो लेजिस्लेशन है एक तरीके से ईयू का, ठीक है। ये ऑपरेट करती है डिफरेंट ईयू प्रेसिडेंट, मतलब हर 6 मंथ में ना अलग अलग प्रेसिडेंट आते हैं, उसके अंदर में ये फंक्शन करती है। मतलब जो रूल लाने का है ना, कैसे वो इम्प्लीमेंट करना है या प्रपोज करना है, क्रिएट करना है, उसका काम करती है। देन जो पार्लियामेंट है वो डिबेट करती है उसके ऊपर। ये ना इंडिया में भी है हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये वाला, ठीक है। तो पार्लियामेंट डिबेट करती है उसके ऊपर और उसे पास करती है, ठीक है, जो प्रपोज की जाती है काउंसिल्स के थ्रू, कि काउंसिल ने जो प्रपोज किया है जिस आइडिया को, उसके ऊपर डिबेट किया जाएगा, देन लॉ को पास किया जाएगा। अब इसमें जो इलेक्टिंग मेंबर्स होते हैं वो एवरी 5 ईयर्स चेंज होती है। ऑल्सो अगर आप लास्ट तक कमीशन की बात करें तो वो एनफोर्स करती है और ऑपरेट करती है कि जो भी लॉस है ईयू का, ठीक है, उससे किस तरीके से हम प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर ऑपरेट कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं। तो ये था इसके अंदर में। दूसरा, अगर आप ब्रेक्सिट या इम्पैक्ट ऑन ईयू की बात कर रहे हो, तो इंग्लैंड ने वोट किया था कि वो ईयू से एग्जिट करना चाहता है, ठीक है। इंग्लैंड ईयू से, जो भी यूरोपियन यूनियन है, उनसे एग्जिट करना चाहता था और छोड़ना चाहता था, ठीक है। कॉनिंग, मतलब उन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, लाइक ब्रेक्सिट, ठीक है, ब्रेक्सिट। तो भले ही ब्रेक्सिट मतलब एक हार्मफुल की तरह नहीं देखा जाता था, कि हार्मफुल नहीं है वो ब्रिटेन के लिए, मतलब ईयू के कंपैरिजन में आप देखो नहीं है मतलब हार्मफुल, ठीक है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे ईयू में जिनको काफ़ी सारे इकोनॉमिक लॉसेस वगैरह हुई थी, इंक्लूडिंग आयरलैंड और जर्मनी का, जिनको अलग अलग बहुत सारे लॉस हुई थी। लाइक अगर आप देखो आयरलैंड का तो ओवर 10% लॉसेस उनको हुई थी, और जर्मनी का आप देखो तो 5% लॉस हुई थी उनके जीडीपी में, ठीक है, ब्रेक्सिट कॉइन होने के बाद। तो ये था थोड़ा प्रॉब्लम आने का उसका। देन इंडिया एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप देखो कि इंडिया कैसा है इंटरनेशनल उनका फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहला ये कि जो पहले प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पॉलिसीज़ वगैरह का ना, मतलब पॉलिसीज़ वगैरह आते हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी का आउटकम कैसा है, उस बेसिस पे बनाई जाती है, ठीक है। तो आउटकम मैटर्स। तो जो बैकग्राउंड है इंडियन इकोनॉमी का, अगर आप देखो तो एक सॉलिड बेस था हमारा इंडियन इकोनॉमी का। इन 1700 की अगर आप बात करते हो तो 32.9% टोटल वर्ल्ड जीडीपी हम अकाउंट करते थे अकेले, ठीक है। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स हमारा आप स्पेशली देखो तो इट विल बी लाइक कॉटन एंड टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा था, स्पाइसेस वगैरह थी, प्रीसियस स्टोन्स वगैरह आप देख सकते हो, राइस और सिल्क वगैरह भी आप देख सकते हो, जो हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की तरह देखे जाते थे इस चीज़ में। देन इंडिया ने डिक्लाइन किया था आफ्टर 1700, आप देखो, ठीक है, जब मुग़ल एम्पायर आया था तब वो उनका डिक्लाइन आया था। देखा इन मुग़ल वालों ने, तभी मेरे को मुग़ल वालों पे बहुत गुस्सा आती है, सच बता रही हूँ, तो ज़्यादा गुस्सा आता है ना। हाँ खैर ठीक है। तो ये है कि मुग़ल एम्पायर के आने के बाद 1700 में मतलब इंडिया का डिक्लाइन हुआ था। फ्रॉम 1950s का आप देखो, और 1950s से लेके 1980s तक पूरा 3 डिकेड, ठीक है, हमारा जीडीपी जो ग्रोथ था ना वो एवरेज 4% पर ईयर पे चल रहा था, ठीक है। जो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट राज कृष्ण, ठीक है, उन्होंने डिराइव किया था इस चीज़ को, जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उन्होंने बोला था, ठीक है, क्योंकि ग्रोथ को हमेशा हम हिंदू से वो करते हैं, देखा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, बट इट्स अबाउट कि उन्होंने ये टर्म डिस्क्राइब किया था, या जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ था ना हमारा एवरेज 4% का, उसको आज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बताया था, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे उस टाइम पे वही थी। देन टिल 1991 आप देखते हो तो इंडिया एक क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन अंडर न्यू गवर्नमेंट जब नरसिम्हा राव आए थे तो उनकी गवर्नमेंट में एक स्टेबलाइजेशन पैकेज लीड की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के थ्रू, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि हम कैसे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी इफ़िशेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। तो सबसे पहले उस टाइम पे बात हुई थी। ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट के पास ना 3 ईयर प्लान था, मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेके उन्होंने प्लान बनाया था 3 साल का 3 ईयर प्लान, ठीक है, जिसमें हम फिस्कल प्लान, मॉनिटरी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़, ये सारे को हम कवर अप कर रहे थे कि हम कैसे इसको पोस्ट कोल्ड वॉर के पीरियड में स्पेशली, ठीक है, कि कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कैसे ग्राउंड लेवल पे इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। अगर आप मेजर वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हो SWW के बाद, तो जो भी है लाइक द इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस जो हुई थी 1981
से 1989 के बीच में, यस इसके बीच में हुई थी, ठीक है। तो ये कवर करती है नियरली 20 कंट्रीज़ को, लाइक बोल सकते हो एक दूसरे को, मतलब 20 कंट्रीज़ को मतलब वो कवर अप करती हैं। अब हर किसी के पास एक डेप्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसने फेस किया है सीरियस डेप्ट प्रॉब्लम। अब द बेकर प्लान आप देख सकते हो, जो फॉर्मुलेट इसलिए की गई थी कि हम जो भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है ना उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कि जो भी कंट्री है जो डेप्ट में फंसी हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आया था ब्रैडी प्लान जो 1980s में आया था, ये भी सेम मोटिव के साथ आया था मतलब आप अगर 1990s के टाइम का देखते हो, ठीक है, तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी थी हमारी वह शिफ्ट हो गई थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से न्यू लिबरल इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे। मतलब पहले हम काम करते थे कि कैसे हमें इंपोर्ट वगैरह सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, बट देन हमने शिफ्ट कर लिया न्यू लिबरल इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे, ठीक है, ताकि हम उसमें चेंजेस ला सकें, डेब्ट क्राइसिस से लड़ सकें। ये बहुत बड़ी क्राइसिस थी, लाइक एक मेजर क्राइसिस आप देख सकते हो, क्योंकि सोचो कितने साल रही है, 9 साल के करीब, 9 साल कम नहीं होता, लाइक लिटरली 9 साल वर्स। देन दूसरा अगर आप देखो तो मेजर क्राइसिस हुई थी बहुत सारे ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स में हुई थी 1997 के टाइम पे, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइजेस राइज हुई थी हर चीज़ों में, लिटरली बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 3 कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेजर एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएशन फेस की थी, या बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। फूड प्राइसेस के दाम भाई साहब 35% तक इंक्रीज़ हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट 12% तक इंक्रीज़ हुई थी, और इससे भी ज़्यादा कौन कौन था वो जो कहता है अभी महंगाई है, भाई इतना इतना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बढ़ गई थी अचानक से, मतलब बहुत सारा प्राइजेस राइज हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टक हो चुकी थी, ठीक है। तीसरा जो मिड 1990s की आप बात करते हो, तो रशिया ने भी बहुत ज़्यादा मैसिव सोशल डिसलोकेशन फेस की थी, लाइक उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिर गया था। इन्फ्लेशन का अगर आप देखो तो 300% से ज़्यादा बढ़ गई थी यार एकदम से। देन गवर्नमेंट ने ह्यूज बजट डेफिसिट वगैरह हुई थी, और ये इसलिए भी हुई थी क्योंकि उनका डिसोल्यूशन वगैरह इसकी वजह से ना ये सारे प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी। बहुत सारे मतलब उनका डिसलोकेशन हुआ था, सब लोग इधर से उधर माइग्रेट कर रहे थे, ये सारे प्रॉब्लम आ रही थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। मतलब 2008 में भी अगर आप देखो तो सीवियर रिसेशन आया था यूएस और यूरोप में 2008 में, यस मैं 8 साल की थी, ग्रेट। देन जो फाइनेंशियल क्राइसिस है 2007 में आप देख सकते हैं यूएस को एक सब प्राइम क्राइसिस जिसने बहुत ज़्यादा डीपन किया था या और ज़्यादा बढ़ने लग गई थी, ठीक है। एक फेज़ में आप बोल सकते हैं एक बहुत गंदे फेज़ में जा रही थी एट द टाइम ऑफ 2008, ठीक है। तो बहुत साल लग गए उनको कि वो फिर से एक्सपेंशन को सस्टेन कर सके, या कैसे इम्प्रूव कर सके डेवलपिंग नेशन की इमर्जेंस के इंटीग्रेशन वगैरह को कैसे इम्प्रूव कर सके, इस चीज़ की ओर मतलब काम चल रही थी, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम लग गए इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, ठीक है, या एक्सपेंशन को सस्टेन करने के लिए, कि हम जो भी इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं, उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनके क्या बोलते हैं एक्सपेंशन को, ठीक है। इस चीज़ की ओर काम चल रहा था। इस यूनिट में तो इतना ही था, आई होप समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होता ना कोई पार्ट में, देखो मतलब मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आई कैन बिलीव कि मैं कई पॉइंट पे ना मैं कंफ्यूज भी हो जाऊँगी, ठीक है, बोलते बोलते हो जाता है मेरा, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है ना किसी बात में मैं कंफ्यूज हूँ और तुम्हें समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन इन सिंपलर टर्म्स, ठीक है। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।